नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे विचार पर चर्चा करने वाले हैं जिसे मानव सभ्यता में शायद सबसे ज्यादा पूजा जाता है। स्वतंत्रता यानी आजादी। बचपन से ही हमें घुट्टी में पिलाया जाता है कि आजादी से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन एक बहुत ही अजीब सच्चाई है, जब असल जिंदगी में इस आजादी का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की बारी आती है ना, चाहे वो करियर चुनना हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला, तो हम अक्सर पीछे हट जाते हैं। तो चलिए आज इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बुनियादी तौर पर हम सभी आज़ादी चाहते हैं, तो फिर हम उसी आज़ादी से दूर क्यों भागते हैं जिसका हम इतना जश्न मनाते हैं? ऐसा क्यों है कि हमें अधिकार तो पूरे चाहिए, लेकिन जब असल में कोई चुनाव करने की बात आती है तो घबराहट होने लगती है? इसका असली जवाब राजनीति में नहीं, बल्कि हमारे मनोविज्ञान के भीतर छिपा है। तो आज की हमारी इस बौद्धिक यात्रा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्वतंत्रता के विरोधाभास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इंसान इस बोझ से कैसे बचता है। उसके बाद बात करेंगे परिणामों के नियंत्रण की, फिर इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से जुड़ेंगे और अंत में जानेंगे कि सच्ची स्वायत्तता की असल कीमत क्या होती है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का विरोधाभास। आजादी को अक्सर सिर्फ बंधनों से मुक्ति मान लिया जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा भारी है। अब देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूं तो थोड़ा अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। हम सभी के पास सोचने और चुनने की आज़ादी है, ठीक है, लेकिन जब जीवन के सबसे बड़े फैसलों की बात आती है तो हम उन्हें अक्सर किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं। पढ़ाई कौन सी करनी है, जो घर के बड़े कहेंगे। करियर कौन सा चुनना है, भाई जिसमें सुरक्षित भविष्य हो। शादी किससे करनी है, या पैसे कहाँ लगाने हैं। हम अक्सर ये फैसले परंपराओं या समाज के जानकारों पर छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि फैसले सौंपने से रातों की नींद खराब नहीं होती। अगर फैसला सही निकला तो बहुत बढ़िया, और अगर गलत हुआ तो खुद को कोसने के बजाय दोष बड़ी आसानी से किसी और के सिर मढ़ा जा सकता है। कड़वी सच्चाई तो यही है कि पूरी तरह से स्वतंत्र होने का मतलब ही यह है कि असफलता की स्थिति में दोष देने के लिए अब कोई और नहीं बचा है। सारा भार, सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अगर कोई इंसान आज़ादी तो मांगता है लेकिन जवाबदेही से कतराता है, तो वो सच में आज़ादी नहीं मांग रहा। वो बस बिना किसी नुकसान के एक सुरक्षित कोना खोज रहा है। स्वतंत्रता कोई हल्की चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भारी बोझ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल दिमाग में कैसे चलता है। जब आज़ादी एक बोझ बन जाती है तो इंसान इससे बचता कैसे है? महान दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का एक बहुत ही शक्तिशाली और मशहूर वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशाप है। अब आप सोचेंगे इसे अभिशाप क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि आज़ादी कोई आरामदायक सोफा नहीं है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे हम बच नहीं सकते। यहां तक कि अगर हम ये तय करते हैं कि मुझे आज कोई फैसला नहीं लेना, जो हो रहा है होने दो, तो वो टालमटोल करना भी अपने आप में एक फैसला ही है। और यहीं से असली घबराहट शुरू होती है, क्योंकि सच्ची आज़ादी हमारे सारे बहानों को खत्म कर देती है। इस भारी जिम्मेदारी और घबराहट से बचने के लिए हम अक्सर एक मनोवैज्ञानिक ढाल का इस्तेमाल करते हैं। सार्त्र ने इसे बैड फेथ यानी बुरे विश्वास का नाम दिया। आसान भाषा में समझें तो यह चुनाव के बोझ से बचने के लिए खुद को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार या एक विक्टिम बताने की कला है। दफ्तरों या घरों में हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है, अरे मेरे पास तो कोई और विकल्प ही नहीं था, या बॉस ने ऐसा करने को कहा, या हालात ही ऐसे थे। हाँ, इन बातों में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे पास हमेशा चुनाव करने की कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है। बैड फेथ बस उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से डरने का एक फैंसी नाम है। इसी विचार को मनोवैज्ञानिक एरिच फ्रॉम ने अपनी किताब एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में और गहराई से समझाया है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता अकेलेपन और अनिश्चितता को जन्म देती है। जब खुद फैसले लेने का प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता ना, तो हम इंसान किसी सत्ता, अधिकार या किसी भीड़ के सामने झुक जाना पसंद करते हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां कोई और सोचे, कोई और फैसले लें और सबसे अहम बात, कोई और जिम्मेवारी उठाए। इतिहास गवाह है कि इसी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बदले लोगों ने बार बार अपनी आज़ादी खुशी खुशी सौंप दी है। दर्शन शास्त्र से थोड़ा आगे बढ़कर अब मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। हमारी जिंदगी के परिणामों को आखिर नियंत्रित कौन करता है? इस बात को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक जूलियन रोटर ने एक बेहतरीन सिद्धांत दिया, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का केंद्र।
सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के कारणों को कैसे देखते हैं। क्या हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं या सारी दुनिया को दोष देते हैं? आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इन दोनों मानसिकताओं के अंतर को हम बाईं और दाईं ओर के विचारों से साफ देख सकते हैं। बाईं ओर वो लोग हैं जिनका आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल होता है। इनका साफ मानना है कि मेरे कार्य ही मेरे परिणामों को तय करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो ये खुद में सुधार करते हैं और अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग खुद संभालते हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये बाहरी नियंत्रण वाले लोग हैं। ये मानते हैं कि जिंदगी पूरी तरह से भाग्य, किस्मत या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा चलाई जाती है। कुछ भी गलत हो तो दोष सिस्टम का है, मौसम का है या किस्मत का है। और जब कोई समाज लगातार यही सिखाने लगे कि हमारे जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो लोग स्वतंत्र रूप से सोचने का आत्मविश्वास ही खो बैठते हैं। इसका पूरी सभ्यता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मानसिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक कमजोरी किसी भी बाहरी उत्पीड़न से ज्यादा खतरनाक है। जब समाज में ये सिखाया जाता है कि अधिकारियों से सवाल मत करो या सिर्फ बड़ों को फैसले लेने दो, तो रचनात्मकता और साहस दोनों धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। सच कहूं तो राजनीतिक रूप से आजाद होने के बावजूद एक समाज मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बना रह सकता है। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद आइए अब इन्हें असल जिंदगी में लागू करके देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये आज़ादी कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए हमारे पारंपरिक पारिवारिक ढांचों को ही ले लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें भावनात्मक सहयोग जैसी कई खूबियां हैं, लेकिन अत्यधिक सामूहिकता हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पंगु भी बना सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि वयस्क होने के बाद भी कई लोग मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह माता पिता पर निर्भर रहते हैं। माता पिता ही निर्णय लेते हैं, वित्तीय सहारा देते हैं और भविष्य में कोई गलती हो जाए तो सारा दोष अपने सिर ले लेते हैं, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। इसका दुखद नतीजा ये निकलता है कि हमें जीवन में सफलता और आज़ादी तो पूरी चाहिए, लेकिन उसके पीछे छिपी जिम्मेदारी का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना। बिल्कुल, यही स्थिति हमारे दफ्तरों और संस्थाओं में भी देखने को मिलती है, जिसे हम अप्रयुक्त शक्ति का चक्र कह सकते हैं। होता क्या है? चक्र शुरू होता है जब एक कर्मचारी को आधिकारिक रूप से कोई फैसला लेने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्मचारी आलोचना, ऑडिट या अपनी नौकरी जाने के डर से घबराता है। तो जिम्मेदारी और दोष से बचने के लिए वो खुद निर्णय लेने के बजाय चुपचाप उस फाइल को अपने से ऊपर के अधिकारी के पास खिसका देता है। नतीजा, काम धीमा हो जाता है, कंपनी में इनोवेशन खत्म हो जाता है और सब के सब बस फाइलों के अंबार में उलझकर रह जाते हैं। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पास पावर तो है, लेकिन वो जानबूझकर शक्तिहीन होने का दिखावा करता है। ये भी अपनी आज़ादी सरेंडर करने का ही एक रूप है। तो फिर इस निर्भरता के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? यहीं हम अपने विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं, सच्ची स्वायत्ता की कीमत। देखिए, स्वतंत्रता केवल कुछ कानूनी कागजों से नहीं मिल जाती। इसके लिए एक बहुत ही गहरी आंतरिक क्षमता की जरूरत होती है। सच्ची आज़ादी हासिल करने के लिए भावनात्मक परिपक्वता, खुद से सोचने की बौद्धिक आज़ादी और अनिश्चितता को बर्दाश्त करने की गजब की ताकत चाहिए। इंसान में असफलता के बाद फिर से खड़े होने की जिद और सबसे बढ़कर नैतिक साहस होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वतंत्र रूप से सोचते और चलते हैं ना, तो अक्सर दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़ता है और कई बार अपने चुने हुए रास्ते पर बिल्कुल अकेले खड़े रहना पड़ता है। इस बात को महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उनका साफ मानना था कि आज़ादी अगर जिम्मेदारी के बिना हो तो वो पूरी तरह विनाशकारी बन जाती है। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की मूर्ति है, वहीं वेस्ट कोस्ट पर स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की मूर्ति भी बननी चाहिए, क्योंकि जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम अपनी परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की असली पहचान एक बहुत ही छोटे से लेकिन अहम बदलाव में छिपी है। एक व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर है, वो हमेशा यही रट लगाए रहता है, मेरे जीवन के लिए कौन जिम्मेदार है या मेरी इस हालत का दोष किस पर मढ़ा जाए। इसके ठीक उलट एक परिपक्व और आज़ाद व्यक्ति ये पूछता है, मेरे सामने जो स्थिति है, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं। ये दूसरों पर निर्भरता छोड़कर खुद स्वामित्व लेने और बहानों से निकलकर जवाबदेही की ओर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। तो अंत में ये पूरी चर्चा इसी निष्कर्ष पर आकर रुकती है,
बिना जिम्मेदारी के आज़ादी केवल अराजकता और अव्यवस्था का कारण बनती है, और अगर बिना आज़ादी के केवल जिम्मेदारी थोप दी जाए तो वो गुलामी बन जाती है। किसी भी समाज, संस्था, परिवार या इंसान का विकास इसी बात पर निर्भर करता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी ये दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि सच तो ये है कि आज़ाद होने का असली अर्थ ही जिम्मेदार होना है। आज के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब भी यह ख्याल आए कि मुझे पूरी आज़ादी चाहिए, तो एक पल रुककर खुद से ईमानदारी से ये जरूर पूछिएगा, क्या हम सचमुच जीवन में आज़ादी की तलाश कर रहे हैं, या अनजाने में बस अपनी जिम्मेदारियों से बचने और छिपने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।